वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आज हम बात करेंगे साइंस के एक टॉपिक लाइट, जिससे हमें प्राप्त होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और हम आपको एक प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये हैं क्या और कैसे वर्क करते हैं। ओके, सो ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहले चलते हैं टॉपिक रिफ्लेक्शन पे। ये है क्या, पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन है क्या। इसके नाम पे ही ऑलरेडी छिपा हुआ है रिफ्लेक्ट, जैसे रिफ्लेक्ट करना। अगर हम एक सरफेस पे कोई चीज़ को बाउंस करें तो हमें रिफ्लेक्ट मिलेगा। जैसे हम बॉल खेलते हैं, सामने थ्रो किए तो रिटर्न हमें भी मिलता है और हम कैच करते हैं। उसी तरह इसका भी कुछ लाइट स्टार्ट करते हैं ना, कुछ इसी तरह का सिस्टम है। तो लाइट क्या होता है? लाइट क्या होता है? जो सन से हमारी लाइट आती है, या फिर हम जैसे कि अभी हमारे कैमरे से ये लाइट यहाँ पे आ रही है, इसी लाइट का ही तो गेम है। कैसे? मान लीजिए सपोज ये सन है, ठीक है, सन। अब सन से लाइट आ रही है तो एग्जैक्ट हम जानते हैं सन की जो स्पीड, जो लाइट्स आती है, ये इस पूरे यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा स्पीड वाली है। इससे ज़्यादा स्पीड तो है नहीं किसी की। तो लाइट की ही स्पीड इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मानी गई है, जिसकी स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, ये लाइट की स्पीड है। अब ये लाइट जब यहाँ आती है और हमारे सरफेस यानी अर्थ पे पड़ती है और जगह भी पड़ती है, अर्थ के चारों साइड पड़ती है, तो किस तरह का रिफ्लेक्ट वर्क करती है। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हमारे पास सरफेस तो बहुत सारे हैं। सरफेस कैसे? एक तो आप वॉल ले लीजिए, दीवार भी हो सकता है, अर्थ भी है, राइट। और क्या है? वाटर है, ग्लास है, एयर है। एयर तो है ही है भाई, जिससे तो आ रही है सबसे पहले। अब थोड़ा सा ये तो हमारे पास हो गया, चलिए सिस्टम, मतलब एक सरफेस हो गया। अब सबसे पहले बात करते हैं, लाइट तो आ रही है। ऐसी कोई ऑब्जेक्ट है इस वर्ल्ड में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या ट्रेन चले सपोज, अगर वो अपने ट्रैक पे चल रही है और सामने से भी कोई एक ट्रैक चल रही है, उसी रूट पे अगर एक ट्रेन और चल रही है, अभी इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो श्योर है कि इससे जब टकराएगी तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, इसकी स्पीड आगे वाली थोड़ी बढ़ जाएगी और इधर एक बैक सरफेस एक फोर्स लगेगा। वो तो सभी में है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 130 की स्पीड है तो क्या इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसकी स्पीड तो 130 नहीं रहेगी। तो वैसे ही जब सन लाइट आती है तो ये भी तो कोई एक, कुछ भी हम बोल सकते हैं लाइट को। तो लाइट जब आ रही है तो किसी सरफेस से टकराएगी तो उसकी भी तो स्पीड कम होगी ना। ये तो नहीं कि उसी स्पीड में ट्रेवल करे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब देखते हैं लाइट कैसे ट्रेवल करती है और कैसे सरफेस पे अटैक करती है। तो चलिए देखते हैं। हम एक सरफेस लेते हैं। सबसे पहले सरफेस होते कितने प्रकार के हैं, पहले हम उसे में बात करेंगे। सरफेस होते हैं 2 टाइप्स के, एक रेयर होता है, एक डेंसर होता है। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रेयर और एक क्या होता है, डेंसर। एक रेयर है और सेकंड है आपका डेंसर। अब इसका मीन्स क्या हुआ? रेयर मतलब होता है जहां से लाइट पास थ्रू हो जाए, जहां से लाइट पास थ्रू हो जाए, यानी ये किस में हो जाएगा आपका, रिफ्रैक्शन पे। याद रखिएगा, रेयर एक मीडियम होता है, सरफेस बोल सकते हैं या फिर आप क्या बोल सकते हैं, मीडियम, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। तो मीडियम में आपका रेयर में क्या आ जाएगा, ग्लास आ गया, वाटर और दूसरा एयर, और बहुत सारे होते हैं। ऑयल भी को जो क्रॉस कर दे उसी को हम रेयर बोलते हैं। और डेंसर मतलब हार्ड, जहाँ से लाइट टकरा के उस डायरेक्शन पे ना जा सके, रिटर्न हो जाए, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये बात याद रखिएगा। तो डेंसर में क्या आ जाते हैं, वॉल आ गए, या हम खुद आ जाते हैं, या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं सरफेस जहाँ से रिटर्न हो जाए, ठीक है। या आप कॉनकेव मिरर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है। जो पॉलिश्ड मिरर है, पॉलिश्ड भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। या स्टोन भी ले सकते हैं आप, पत्थर। चलिए अब देखते हैं कैसे होते हैं, इनका वर्क क्या है। ये है मान लीजिए सरफेस। अब हम बात कर रहे हैं कौन सा सरफेस की, डेंसर सरफेस की। ये हुआ हमारा डेंसर सरफेस। भाई डेंसर सरफेस तो जाने नहीं देगा, लाइट हो या जो कुछ भी हो, तो उसे तो वही चीज़ जाने देगी जो इसे तोड़ दे। तो जब ये आपका हार्ड सरफेस है, डेंसर है, मान लीजिए आपका सरफेस क्या है, डेंसर है।
अब इस सरफेस में ये मान लीजिए सन है। अब सुबह की बात है, मान लीजिए लाइट आई और लाइट जब यहाँ से लाइट जब यहाँ लाइट ट्रेवल करती है, सनलाइट, तो जब ये ट्रेवल करती है तो ऐसे आते जाती है और एक सरफेस से टकराई। मान लीजिए अर्थ का ये जगह है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम नॉर्मल पॉइंट भी ले सकते हैं। तो ये क्या आ गई आपका, सन से जो लाइट आई, हम इस लाइट को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। बहुत से कंफ्यूज, अब आप बहुत से मतलब एक लर्न कर रहे थे कि यार इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। भाई रे क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप आइए, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट से अगर हम इसी पॉइंट से एक बाहर निकाल दें लाइन, तो इसे हम रे बोलते हैं ना। तो ये मान लीजिए ना, ये सन है और सन से जो किरणें बाहर निकलेगी वो रे कहलाएगी, सिंपल। इसीलिए इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्लियर। अब इंसिडेंट रे जब यहाँ से टकराई तो श्योर है, जैसे हम टेनिस बॉल लेते हैं ना और दीवार में फेंकते हैं, कैच करते हैं ऐसे करके, तो मान लीजिए सपोज आपका ये वॉल है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े होके यहाँ पे टेनिस की बॉल को सामने से फेंकते हैं, तो आप कहाँ पे कैच करते हैं, हाथ पे ही आता है। क्या आपने कैच ऐसे प्रैक्टिकल किया कि मान लीजिए आप यहाँ खड़े होकर ना फेंकें, यहाँ से फेंकें और दीवार में उसी वॉल पे फेंकें टेनिस की बॉल को, तो बॉल कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी और बॉल आपके हाथ में आएगी क्या, नहीं आएगी। वो किस डायरेक्शन में चल देगी, इस डायरेक्शन पे। श्योर है ना, जिसे हम बोलते हैं कट करना। जैसे क्रिकेट में भी हम बैट चलाते हैं तो कट कर देते हैं, दूसरे एंगल पे चल देता है। उसी तरह जब ये जिस एंगल से आएगी, और अगर हमारा सरफेस, ये भी याद रखिएगा कि डेंसर जो सरफेस है वो प्लेन होना चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा, क्या होना चाहिए, प्लेन। तो जब इससे टकराएगी तो ये बाउंस होके उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, जिसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। सिंपल, कितना इजी था ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। अब ऐसा नहीं कि एक ही रे आ सकती है, इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे और पॉइंट बताना है, आपको एक्सप्लेन भी करना है, इसके डेरिवेशन भी बताने हैं, इसलिए थोड़ा सा बने रहिएगा, हम फिर और आपको दिखाएंगे। सो ये आपका पॉइंट हुआ। तो ये इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हुआ आपका एंगल्स, मतलब हम 20 से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री पे होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग तो हमें बताना है कि इसका एंगल कितना होगा। जैसे कि आपने टेनिस की बॉल इसमें फेंका, सपोज आपने यहाँ पे खड़े होकर टेनिस की बॉल को 30 डिग्री एंगल पे फेंका, तो श्योर है कि रिफ्लेक्ट होकर वो 30 डिग्री पे ही आएगी, जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसी तरह। तो चलिए ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे आप ले लीजिए, चाहे डाउन साइड आप ले लीजिए, कोई भी गलत नहीं है। आप यहाँ भी एंगल बनाएंगे तो भी सही है। तो जो एंगल यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री का एंगल है, तो श्योर है कि वो 30 डिग्री का ही रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप किस कंडीशन पे, जब आपका डेंसर मीडियन प्लेन हो, एकदम प्लेन, ये नहीं कि आपका जिग जैग हो, उबड़ खाबड़ हो, पहाड़ टाइप में हो, तो आप बोलें कि इंसिडेंट सेम हो, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा, जितने एंगल से आएगा उतने एंगल में रिटर्न होगा। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, अब देखिए इंसिडेंट का पहला कैपिटल लेटर क्या है, आई, तो इसीलिए इसे किससे डिनोट किया जाता है, आई से। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे एंगल क्या है, आई है। अब इसका कैपिटल लेटर क्या है, आर, इसीलिए इसका एंगल रिटर्न क्या बोला जाता है, एंगल आर। इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सपोज अगर हम यहाँ एंगल 30 लिए हैं, तो यहाँ पे 30 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ये हुआ। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिफिनेशन, एकदम इजी मेथड से, सबसे हटके। देखिए हमने क्या बताया, इंसिडेंट रे, तो आप लिखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू, देखिए लाइट पास थ्रू हो रही है, पास थ्रू टू द मीडियन, ठीक है, ये हम अपने लैंग्वेज में बना रहे हैं। देखिए व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू टू द मीडियन, लेकिन याद रखिएगा मीडियन से पहले ब्रैकेट आप आगे लिख लीजिए या बैक में, टेंसर जरूर लिख लीजिएगा। एक टीचर जब इसे देखेगा तो उसे खुद एक अमेजिंग फैक्ट लगेगा, ये बात याद रखिएगा, मीडियन डेंसर, ठीक है। देन रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखिए रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, टू द सेम डायरेक्शन,
ठीक है। देन रिफ्लेक्ट इनटू कर लीजिए, इनटू द सेम मीडियन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आपका कंप्लीट थ्योरम हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे, लेकिन एक और आपको एक्सप्लेन यहाँ पे दे देते हैं जो आपके लिए इजी भी, ये आपसे सबसे इजी एक डिफिनेशन हुआ। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो अच्छी बात है। हमें एक और दे देते हैं यहाँ पे, द रिटर्न, या अपोजिट डायरेक्शन से हम लिख दे रहे हैं, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक उसमें पड़ रहा है तो स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये आपका कंप्लीट हुआ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं प्रॉपर्टी पे। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे आती हैं, एक नॉर्मल पॉइंट, सब एक ही पॉइंट पे होते हैं। सब देखिए, ये लाइन आई तो यहाँ पे जॉइंट है, ये लाइन गई यहाँ पे ही जॉइंट है, और एक नॉर्मल पॉइंट पे है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। सेकंड प्रॉपर्टी कि इनके जो दोनों एंगल्स हैं वो दोनों सेम होते हैं, जो हमने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी हमने यहाँ शो कर दिया है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल जो पॉइंट है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सभी लाइन किस पे हैं? एक ही प्लेन पे हैं, एक ही पॉइंट पे हैं। नाउ सेकेंड नंबर, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे। ये आपके दो ही प्रॉपर्टीज़ के हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में। ये बात हमेशा याद रखिएगा, अगर प्लेन है तो आपका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होगा। अगर अब देखिए, मान लीजिए कि हम इसमें और लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं तो ये उसी एंगल्स पे रिटर्न होंगे, और अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करें तो इसके नॉर्मल लाइन भी चेंज होते जाएंगे हर बार, और अगर इसमें इंसिडेंट करें तो उतने एंगल में रिटर्न होते जाएंगे। यहाँ भी आप आगे भी करेंगे तो कर सकते हैं, ये रिटर्न होगा तो कुछ इसी तरह। देखिए, सभी के एंगल्स आपको इक्वल ही दिखेंगे। जितने भी एंगल से आप सरफेस से पास थ्रू करेंगे उतना ही वो रिटर्न होते ही जाएगा। ये हुआ सरफेस प्लेन पे, ये हुआ फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। अब आते हैं सेकंड। मान लीजिए आपका प्लेन ना हो, जिग जैग हो, या पहाड़, मान लीजिए पहाड़ में या हिल्स पे, या माउंट एवरेस्ट ही एग्जांपल ले लीजिए। उस ऐसी जगह पे अगर लाइट जब इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, तो चलिए बात करते हैं। ये हमने नोट कर दिया है। When the reflected surface is smooth the parallel ray, अभी हमने आपको दिखाया ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट रिफ्लेक्टेड वन डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शंस पे वो जाते जाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? रेगुलर। याद रखिए, किसे क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब मान लीजिए आप ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए पहाड़ है, ठीक है। ये जब सनराइज हुआ, सुबह की बात है, तो लाइट जब आई तो थोड़ा सा अमेजिंग करिएगा, ये आपका सरफेस हुआ। मान लीजिए उस हील्स के इस पॉइंट पे ऐसे ही इसी एंगल से जब लाइट आएगी तो किधर जाएगी? तो श्योर है कि ये लाइट जब इसी दीवार, क्योंकि दीवार तो ऐसे ही है, मान लीजिए हाथ की जैसे, जब लाइट मान लीजिए ऐसे आई तो ये तो इक्वल नहीं है ना, ये ऐसे होगा। ये हुआ आपका प्लेन। अगर लाइट इधर से आई मान लीजिए पेन की जैसे, तो यहाँ टकराई तो इधर निकल जाएगी। लेकिन अगर हम उसी डायरेक्शन पे कर दें जहाँ से लाइट है, मान लीजिए ये सूर्य है या ये सूर्य है, अब हम यहाँ पे फिंगर रख दिए तो लाइट ऐसे आएगी तो उसको तो सरफेस मिल नहीं रहा, तो उसी डायरेक्शन पे निकल जाएगी। एग्जाम्पल पे मान लीजिए वही वॉल हुआ। अब वॉल में आप यहाँ खड़े होकर टेनिस की बॉल को यहाँ पे मारेंगे तो रिटर्न तो उसी में आएगा ना। तो ये लाइट जब इससे टकराएगी तो ये इंसिडेंट हुई और उसी पे रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि ये एंगल्स उसी डायरेक्शन पे हुई। सपोज अगर एक लाइट इसके टॉप में पड़ जाए तो आप ही सोचिए इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह होगा। अब मान लीजिए ये हुआ। अब सपोज ये इसमें तो आपको थोड़ा सा हो जाएगा, सपोज इस जगह में आपका पड़े तो भी ये रिटर्न होके उसी डायरेक्शन पे जाएगा,
ठीक है। मान लीजिए सपोज यहाँ पे सन है, ठीक है। अब इनका जो डायरेक्शन है ये सपोज यहाँ पे है सन, ठीक है, यहाँ पे लेते हैं और ऐसे आ रही है, तो देखिए ये कैसे हो गया हमारे हाथ के जैसे। मान लीजिए यहाँ पे सन है, ये जो पेन हम राउंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब पड़ेगी तो रिटर्न ऐसे आएगी एंगल, तो वो अपना एंगल्स खुद बनाएगी ऐसे, अगर हम अमेजिंग करें तो ये क्या कहलाते हैं, रफ सरफेस। क्या कहलाते हैं, रफ सरफेस। तो इनके जो एंगल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इरेगुलर बनेंगे। क्या बनेंगे, इरेगुलर। रिफ्रैक्शन। अब चलिए बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। ये इससे भी ज़्यादा अमेजिंग है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो ज़रूर देखिए, बने रहिएगा। अब बात करते हैं हम रेयर। अब सरफेस हम चेंज करने वाले हैं। डेंसर हो गया, शायद आपको समझ में भी आ गया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा। अब आते हैं रेयर में, ग्लास, वाटर, एयर। तो ये है रिफ्रैक्शन पे, जो हमारा सेकेंड टॉपिक है। नाउ रिफ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन एग्जैक्ट है क्या। तो हमने आपको ट्रेन का एक एग्जांपल दिया था कि कोई भी चीज़ जब ट्रेवल करती है, उसके बीच में अगर कोई चीज़ आ जाए और अचानक उससे टकरा जाए, तो टकराने के बाद ट्रेन की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इन दोनों का क्या हुआ, टकराना हुआ एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो उसकी स्पीड में थोड़ा सा डिक्रीज तो आएगा ही, स्पीड तो बढ़ नहीं सकती दोनों की। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट अगर ट्रेवल करे और किसी ऑब्जेक्ट में टकराए तो उसकी स्पीड ना चेंज हो, वो भी चेंज होगी, 100% होगी। तो जब ये लाइट्स इंसिडेंट होती है और किसी सरफेस से टकराती है, अगर वो डेंसर है तो रिटर्न होकर उसी स्पीड से रिटर्न हो जाएगी, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर उसे पास कर जाए तो श्योर है उसकी स्पीड कम होगी, थोड़ी होगी लेकिन ज़रूर होगी, जितना भी होगा। आप अगर किसी चीज़ से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन पे जाएंगे तो आपकी स्पीड तो चेंज होगी, श्योर है। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों अंदर की ओर जब जाती थी तो वो बैंड क्यों होती है। तो बैंड तो वही बात हुई। मान लीजिए सपोज आपने टेनिस की बॉल से बॉलिंग किया, कितने की स्पीड पे, 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। ये बहुत स्पीड है, ये मतलब बहुत ही कम ऐसे रेयर देखिए नाम भी आ गया, रेयर बॉलर ही हैं जो 150 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में कंटिन्यू बॉलिंग करते हैं। लेकिन जब वो बॉलिंग करते हैं और बैट से टकराने के बाद उसी डायरेक्शन मतलब दूसरे डायरेक्शन पे उसी स्पीड से जब जाती है तो वो रिफ्लेक्शन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन जब टकराने के बाद तो उसकी स्पीड अगर वहीं रुक जाए, बैट से प्लेट कर दे तो वहाँ रुक जाती है। तो वैसे ही अगर हम समझें कि अगर हमारा ये प्लेन जो प्लेन है वो एक रेयर पे हो, क्या हो, रेयर पे। जब इंसिडेंट होके, ये मान लीजिए रेयर मीडियम है और हम ले लेते हैं एग्जांपल पे वाटर। हम आपको सबका बताएंगे कि कितना स्पीड से वो मतलब चेंज होंगे, इनकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, उनकी बातें हम बताएंगे। आपसे बने रहिए बस। जब इंसिडेंट रे किसी मीडियम से टकराती है, मान लीजिए वाटर है, ये क्या है, वाटर है, ये वाटर हो गया, ठीक है, ये वाटर है। अब लाइट जब इसके अंदर जाएगी तो पास तो करेगी, तो जब पास करेगी तो लाइट वाटर जो होगी उसकी स्पीड को तो कम करेगी। जैसे कि एग्जांपल पे हमारे अर्थ में ग्रेविटी कितनी है, 9.8, ठीक है, उसे हम 10 भी मानते हैं। लेकिन वाटर में क्या है, तो वाटर में आपकी ग्रेविटी 6 पॉइंट हो जाती है, क्योंकि कम हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। वाटर में कितनी हो जाती है, 6 समथिंग हो जाती है। तो इसीलिए हम जब भी वाटर में कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें हल्की हुई लगती है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी वहाँ पे बहुत कम काम करती है। जब लाइट इंसिडेंट होती है और वाटर से टकराएगी तो वाटर उसे थोड़ी जाने देगी, इतनी आसानी से तो जाने नहीं देगी, भाई मैं जाने ही नहीं दूँगी करके, वाटर तो ये बोले। लेकिन फिर भी अगर वो पास थ्रू करती है तो उसकी स्पीड में तो थोड़ी चेंज आएगी ना। मान लीजिए इंसिडेंट की स्पीड 3 × 10⁸ है, ठीक है। तो ये स्पीड से जब आएगी तो वाटर उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, लेकिन उसे जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट जाना चाहिए था। लेकिन जब वाटर से पड़ने के बाद उसकी स्पीड में क्या हो जाएगी, थोड़ा सा चेंज आ जाएगी, उसकी स्पीड थोड़ा सा झुक जाएगी। झुकने की वजह क्या है, स्पीड का कम होना, याद रखिएगा हमेशा,
क्यों? जब लाइट किसी मीडियम से टकराती है और पास थ्रू होती है, तो पास थ्रू होने के बाद वो अपनी स्पीड को चेंज करती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड उसी टाइप में तो नहीं रहेगी, थोड़ा सा कम होगी। इसीलिए भाई एक ग्राफ अगर बनाएं, जैसे एग्जांपल पे हम एक ग्राफ बनाएं और वो ग्राफ में स्ट्रेट जा रही है और अगर थोड़ी भी स्पीड कम हुई तो वो डाउन हो जाती है ना, फिर उसके बाद ग्राफ चलने लग जाती है जितने की स्पीड। उसी तरह जब ये टकराएगी तो उस स्पीड में नहीं जाके थोड़ा सा डाउन हो जाएगी। मान लीजिए 3 क्रॉस 10⁸ है, अब इसकी स्पीड समथिंग कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 10⁷ समथिंग। मैंने अप्रोक्स लिखा है, हमने 100% नहीं लिखा आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 8 है, हमने 10 कम कर दिया, तो उसकी स्पीड थोड़ी सी तो झुकेगी ना, इसीलिए झुकने का कारण ये है। चलिए आपको समझ में आ गया। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि किसमें ये जो पॉइंट होता है, इस जगह का नाम है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये बात याद रखिएगा, जिसके कारण ये बैंड होते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स है ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब जो एंगल होगा ये इंसिडेंट है, ये क्या है? इंसिडेंट रे, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट, हम इसी में ज्वाइन कर देते हैं, जो आपके बुक में सिर्फ यहीं तक है, लेकिन और थोड़ा आगे करते हैं। जब वाटर, अब देखिए वाटर के अंदर लाइट है, अगर हम ये समझें कि लाइट को ही बाहर निकलना है, ऐसा समझ लें। देखिए वाटर में है, अब वाटर ये पूरा इसे हम बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, ये बाहर आ गया। अब जब ये वाटर से बाहर की ओर आएगी, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये नॉर्मल लाइन है, ये आई हुआ, और रिफ्रैक्टेड को हम किससे डिनोट कर देंगे? आर से। सॉरी ये लाइन नहीं जाएगी, ये लाइन जाएगी, ठीक है। तो जब ये लाइन जाएगी तो श्योर है इसकी स्पीड वाटर में क्या है? कम है। लेकिन जैसे ये सरफेस से बाहर एयर यानी हवा में बात करेगी, मतलब बाहर, जैसे हमारा भी एटमॉस्फेयर है, उस जगह पे जैसे ये पाएगी, बाहर निकलेगी, तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? फिर वही पोजीशन पे आ जाएगी। इसीलिए ये जब किसी रेयर या अंदर वाटर ग्लास इसके अंदर अगर लाइट हो, जब बाहर की ओर आती है तो उसकी स्पीड पुराने जैसे हो जाती है, इसीलिए उठ जाती है। इसका जो वो होगा बैंड, जो झुकना और ऊपर की ओर होना, इसी वजह से होता है। सो ये आपका नॉर्मल सरफेस है, फिर ये आपका आर एंगल होगा इस बार, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन पोजीशन पे है, और ये बाहर आ गया इंसिडेंट पोजीशन पे। ये बात याद रखिएगा। तो इसे R1 बोलेंगे, इसे R2 बोलेंगे। शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। कहने का मीन्स है, जब इंसिडेंट रे किसी वाटर, ग्लास या एयर, ऐसी चीज़ों का जिसमें वाटर लाइट्स पास थ्रू हो जाए, तो जब वो मतलब पास थ्रू होती है तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा सा बैंड हो जाती है, ठीक है। अब बैंड होने के बाद जब वो ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करने के बाद फिर उसे एयर मिल जाता है, यानी एटमॉस्फेयर मिल जाता है, तो अपनी स्पीड फिर से बरकरार कर लेती है। इसलिए ये इस पोजीशन पे ऊपर की ओर आती है। दूसरी बात, जब हम ये मान लीजिए वाटर है, अब बात वही हुई कि वाटर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रख दें, एक कॉइन रख दें, 1 रुपीज़ का कॉइन, और 1 रुपीज़ का कॉइन मान लीजिए सरफेस पे है, तो आपको कैसा महसूस होता है? इससे थोड़ा सा ऊपर नज़र आता है। उसकी वजह यही है, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड के हमारे आँख के कारण जब हम इसमें लाइट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड में उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिसके कारण वो वस्तु ऊपर की ओर उठी हुई लगती है। वो इसी में ही होता है, ठीक है। जब लाइट की स्पीड, क्योंकि हम जब देखते हैं, और याद रखिएगा, हम अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ को देखते हैं, हम हमेशा 1 सेकंड पीछे होते हैं। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उस इमेज को बनने में 1 सेकंड की देरी लगती है। तो आप अगर अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, मम्मी पापा पढ़ते हैं, जो भी, वो सब आप 1 सेकंड पीछे हैं। दूसरी बात, हम जो भी चीज़ देखते हैं इस संसार में, वो सभी के सभी अपोजिट हैं। ये बात याद रखिएगा। अब आप बोलेंगे सर ये तो सब हमें राइट दिख रहा है, अपोजिट कहाँ है? तो इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए बनाया गया है। हमें ये सिखाया गया कि इसे हम ए बोलेंगे, इसे हम बी बोलेंगे, ये हमारे अकॉर्डिंग बना है, ना कि ये राइट है। अगर हम इसे रियलिटी देखें तो हम ये अपोजिट देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आइज़ जो होती है, मान लीजिए ए हमको देखना है, ये हमारी आँख है, तो अगर हम इसे देखते हैं तो जब तक सनलाइट इसमें ना पड़े
तो हमारी आँख इस ऑब्जर्व करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के बाद रेटिना जस्ट पीछे इस जगह पे हमारा इमेज बनता है। तो इसको बनने में 1 सेकंड लगते हैं और उसके बाद ही हम उसे देख पाते हैं। ओके, अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की। जैसे हम आपको बता दें कि जब लाइट ट्रेवल करती है तो किस में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना चेंज होता है। तो याद रखिएगा सबसे कम किस में होता है, एयर में, क्योंकि हवा में जब लाइट चलती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, हमने कई बार आपको इसमें बता दिया 3 × 10⁸ जो आप जानते भी हैं। तो एयर में उसकी स्पीड क्या हुई, याद रखिएगा कितना चेंज होता है, 1.003, सबसे कम एयर में होता है। तो एयर में ही इसकी स्पीड मानी गई है 3 × 10⁸। ठीक है। दूसरी बात आइस, जैसे हम आइस की बात करें तो 1.31। हम आपको फैक्ट बताएंगे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। थर्ड में जैसे हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल पे वाटर का ले लेते हैं, क्योंकि वाटर हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम वर्क करते हैं। तो वाटर में याद रखिएगा 1.33 होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी लाइट जब ट्रेवल करती है तो इस रीजन यानी 1.33 म्यू के अकॉर्डिंग वो चेंज होती है अपने ट्रेवल। और सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका होता है, इसमें भी कई क्वेश्चंस हमारे बनते रहते हैं, याद रखिएगा डायमंड के चमकने का कारण यही है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2.42 है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब लाइट पास थ्रू होती है तो बाहर निकलने में उसे कई साल लग जाते हैं, इसीलिए डायमंड चमकता है। ये बात याद रखिएगा। डायमंड के अंदर जो फेस पे होता है उसमें क्रिस्टल जो होते हैं, प्रिज्म होते हैं, वो प्रिज्म कम से कम वो तो खुद में लाखों में होते हैं, और जब लाइट उसके अंदर पास थ्रू करती है तो इस लाइट को, इंसिडेंट को बाहर निकलने में कई साल लग जाते हैं, इसलिए डायमंड चमकता है। दूसरी बात, जब इंसिडेंट होता है तो इसमें जो स्पेक्ट्रम 7 कलर निकलते हैं वो 7 कलर इसी में ऑब्जर्व करते हैं, जिसके कारण हमें डायमंड चमकते हुए नज़र आता है। ये बात याद रखिएगा। ओके, सो इसका डिफिनेशन कर देते हैं। द चेंज, इसी के अकॉर्डिंग जैसा हमने अभी आपको बताया, तो आप लिखेंगे द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पास थ्रू, या इंसिडेंट पास थ्रू भी लिख सकते हैं, passes through from one medium to another medium, simple language, another medium. ओके, ये हो गया आपका, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये आपका हुआ डिफिनेशन। अब प्रॉपर्टी शो कर देते हैं। अब रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका इंसिडेंट हुआ, ये आपका नॉर्मल पॉइंट है जिस जगह में है, सो और ये आपका रिफ्लेक्टेड पॉइंट है, तो ये कौन सा हुआ, इंसिडेंट पॉइंट। इसे हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। तो प्रॉपर्टी हमने यहाँ शो किया, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो पॉइंट है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे है। द सेकेंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका डिस्कवर स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ये बात याद रखिएगा। जो हमने यहाँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की है, अब ये कहाँ से आते हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर आप 10th क्लास पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री तो याद रखिएगा वही साइन थीटा कास थीटा जो हैं उन्हीं की बात है। ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। सो इसका फार्मूला आपका है म्यू, जो न्यू है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये बात याद रखिएगा। इसका फार्मूला स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने दिए थे। इनका फार्मूला साइन आई, देखिए सबसे पहले लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो इंसिडेंट रे को हम किससे डिनोट करते हैं, हमने आपको बताया था कैपिटल, देखिए कैपिटल इसमें क्या आई, तो साइन आई हो गया, अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
तो रिफ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, आर से, तो साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसी के अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं, ये फार्मूला का यूज़ क्या है, हम इस फार्मूले के माध्यम से हम ये प्राप्त करते हैं कि लाइट जो है जब रेयर मीडियम से टकराती है तो जो बैंड होती है, ठीक है, उसका यहाँ पे कितना चेंज होता है, उस चेंज को, उस मूवमेंट को फाइंड करने के लिए ही स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जो कितना एंगल यहाँ प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, और उनकी स्पीड को भी चेंज किया। जैसे यहाँ पे एयर आपका म्यू, ये म्यू का आंसर है 1.003, आइस का 1.33, वाटर का 1.33 एंड डायमंड का 2.42, जो सबसे हाईजेस्ट है, ये बात याद रखिएगा। और सबसे लोवेस्ट होता है एयर, जिसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। सो रिफ्रैक्शन आपका कंप्लीट हुआ। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखना चाहें तो हम, ये टॉपिक में तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसे यहाँ पे आपको जनरली जल्दी से बता देते हैं। ये एक प्रिज्म है, लाइट, जो हमने सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में था लाइट जब किसी प्रिज्म से टकराती है तो याद रखिएगा, अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब प्रिज्म कैसा होता है सभी ने देखा है, तो अगर लाइट ऐसे ट्रेवल करती है सपोज, तो ये क्या होगा, ये है क्या, ये आपका क्या है, रेयर मीडियम है। क्या है, रेयर, क्योंकि ये पास थ्रू होने देगी। तो जब ये इंसिडेंट रे पास थ्रू होने देती है, तो लाइट जब इंसिडेंट रे पास थ्रू होने देती है, जब प्रिज्म से टकराती है तो 7 कलर में ये बाहर निकल जाती है, और ये बैंड होगी, क्योंकि इसको जाना था सीधे, लेकिन ये बैंड होके 7 कलर बाहर निकालती है। ठीक है, अब ये जो 7 कलर है, याद रखिएगा, जो हम ये जैसे रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, या ब्लू कलर है जो ये चल रहा है, ये सब का जन्मदाता कौन है, किसने इसे मतलब डिस्कवर किया, तो याद रखिएगा सन, ये इसका आंसर है, याद रखिएगा सन ही 7 कलर के जन्मदाता हैं, ये बात याद रखिएगा। और जो 7 कलर निकलते हैं, विबग्योर, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर, जो भी आप करने, इसमें सबसे पहले है वायलेट और सबसे लास्ट में है रेड, और एक है येलो, कहाँ पे है ये येलो। इनके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताने वाले हैं। वायलेट, इसका जो अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जो किरणें निकलती है वायलेट में, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है, फैलती है मतलब बहुत ज़्यादा फैलती है। तो इसके फैलने का कारण, बैगनी कलर जिसको बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा फैलती है। बहुत से लोग को आप देखे होंगे टू व्हीलर में बैक साइड एक ब्लू कलर का या बैगनी कलर का ऐसे एक लेज़र लगाए रहते हैं, तो गौर करिएगा, या वायलेट कलर का आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आइए, वो ज़्यादा दूर तक आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो फैल जाते हैं, और फैलने के कारण हम उसे दूर तक नहीं देख पाते। इसलिए इसका यूज अगर आप कोई भी कपड़े में यूज़ करते हैं तो अगर पास में जब कोई आपको देखेगा तो बहुत साइन करेगा ये क्यों? क्योंकि इसके जो रेज निकलते हैं वो बहुत फैलते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं रेड एक भी नहीं फैलता, इसके जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं वो फैलते ही नहीं हैं, इसीलिए इसका यूज आप डेंजरस पोजीशन पे किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। कैसे? जैसे रेलवे में आप देखे होंगे 3 कलर्स होते हैं, एक रेड, येलो और एक ग्रीन। तो क्यों किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्नल में रेड सिग्नल क्यों यूज़ किया जाता है, तो ऐसा नहीं बोलते हैं खतरे के लिए नहीं, क्योंकि ड्राइवर को दूर से दिख जाए। इसीलिए जब आप यहाँ खड़े हैं और आपसे यहाँ 30 किलोमीटर पहाड़ में आग लग जाती है तो क्यों हमें दिखाई देता है? क्योंकि जो आग होती है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है, इसीलिए हमें दूर से दिखाई देती है, क्योंकि इसके जो स्पेक्ट्रम है वो फैलते ही नहीं है, इसके जो रेज हैं वो फैलते ही नहीं है। इसीलिए रेड कलर को डेंजरस कलर में भी इंक्लूड किया गया, जिसे हम या कोई भी दूर से देख सके। जैसे बहुत बड़े बड़े चिमनी आप देखे होंगे जहाँ पे पावर हाउस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जाता है, उस पावर हाउस में रेड कलर का बल्ब क्यों लगाया जाता है? तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इसलिए लगाया जाता है कि हमें यहाँ से दिखाई दे। क्यों? आपके लिए थोड़ी चिमनी में बल्ब लगाया गया है, ये उसके लिए लगाया गया कि अगर एरोप्लेन यहाँ से जाए तो उसे साफ दिखे कि यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट या खड़ा है जिससे मैं टकरा ना सकूँ, इससे बचने के लिए।
वहाँ रेड कलर का बल्ब जलाया जाता है जिससे हम दूर से देख सकें। ठीक है। येलो कलर का क्यों यूज़ किया जाता है? येलो कलर एक ऐसा कलर है जो कोहरे को भेदता है। जहाँ कोल माइंस होता है, कोल माइंस, या फिर आप यही रेलवे में जो सिग्नल होता है उसमें येलो कलर का आप देखे होंगे, उसका यूज़ क्यों किया जाता है? या दिल्ली में जो इतना पोल्यूशन है उसमें ठंड में आप देखे होंगे सब बाइक में इंडिकेटर जला के चलते हैं। या फिर आपसे हम ही क्वेश्चन करते हैं कि बाइक में इंडिकेटर क्यों यूज़ किया जाता है येलो कलर का ही? क्यों? क्योंकि ये इकलौता ऐसा कलर है जो कोहरे को भेदता है। ये बात याद रखिएगा। कौन सा कलर? येलो कलर। तो यही फैक्ट बताना था। सो थैंक यू, हैव नाइस डे।